बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूचुअल इंडक्शन ये हमने पढ़ना है आज। तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन में हमने म्यूचुअल, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, म्यूचुअल से पता चलता है कि एक से ज़्यादा चीज़ इन्वॉल्व है। तो इसमें देखें इंडक्शन भी हो रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा होगा। और म्यूचुअल एक से ज़्यादा चीज़ यानी कि दो वायर कॉइल्स हमने लिए हैं, एक प्राइमरी कॉइल है और एक है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। और क्योंकि म्यूचुअल करंट इंडक्शन या जो इंड्यूस करंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस सेकेंडरी कॉइल में पैदा हो रही है, तो इसलिए इसके म्यूचुअल इंडक्शन में इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है। क्योंकि देखें इसको हमने गैल्वेनोमीटर से लगाया हुआ, कोई भी इसमें वोल्टेज सोर्स नहीं है, लेकिन इसमें करंट जो है वो चेंज होगा। इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो प्राइमरी कॉइल है इसको हमने बैटरी के टर्मिनल्स के साथ मिला दिया। बैटरी के टर्मिनल्स के साथ मिलाने के अलावा यहाँ हमने स्विच भी एक लगाया होता है, यहाँ मैंने शो नहीं किया हुआ, ये स्विच है। जब हम स्विच को, ये स्विच ओपन है, जब हम स्विच को क्लोज़ करेंगे, ऐसे स्विच क्लोज़ हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। ये हमने इसमें रियोस्टेट भी लगाया हुआ है। अब रियोस्टेट का क्या काम होता है? करंट को चेंज करना, रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो रेजिस्टेंस आप लोगों ने जैसे पढ़ा हुआ है कि V इज़ इक्वल टू आई आर, तो R इज़ इक्वल टू V ओवर I। इसका मतलब ये है कि जब हम रेजिस्टेंस, ये रियोस्टेट से, रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टर, रेजिस्टेंस चेंज होती है। जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो करंट भी चेंज होगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये रियोस्टेट का मकसद ये है, करंट को चेंज करना। तो जब करंट चेंज होगा, देखें हमने स्विच क्लोज़ किया, करंट फ्लो होना शुरू हुआ। अब करंट जो है वो मिनिमम से 0 था, करंट बढ़ना शुरू हुआ। जब बढ़ना शुरू होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ भी करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ और उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जैसे हर बार मैग्नेट में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, नॉर्थ टू साउथ जा रही होती हैं, और इस तरह से। तो यहाँ से भी इसका, यहाँ मैग्नेटिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं इस कॉइल, जो सेकेंडरी कॉइल जो हमने इसके पास ही रखी हुई है, इसमें से भी पास हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे कि रियोस्टेट की मदद से हमने करंट को चेंज करना है। जब हम करंट चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस के चेंज होने से करंट चेंज होंगे करेंगे, तो ये जो है क्या कहते हैं इसको, इंड्यूस्ड जो है, इसमें करंट चेंज होगा। करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं, फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फ़र्ज़ करें पहले जो हैं वो कम पहुंच रही हैं, फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगी, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि करंट इंक्रीज़ हो रहा होगा। अगर हम रेजिस्टेंस कम करें तो करंट इंक्रीज़ हो रहा होगा, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं यहाँ आगे तक जाएंगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा भी निकली और ज़्यादा आगे तक जा रही हैं। तो पहले फ़र्ज़ करें थोड़ी थी, यहाँ तक पहुँच रही थी, फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, आगे तक जा रही हैं, फ्लक्स चेंज हुआ है। तो फैराडेज़ लॉ में हमने पढ़ा, और उससे भी पहले हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होता है तो इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है। ये बच्चों आपने एक ही प्रिंसिपल है, ये याद रखना, हर जगह इन चैप्टर्स में एक ही जो है वो यूज़ होना है, कि बल्कि इंड्यूस करंट जो है पैदा ही तब होता है जब फ्लक्स चेंज होता है। और फ्लक्स क्या है? ये लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि ये जो कॉइल्स है इसमें से पास हो रही हैं, कहीं से भी, किसी भी एरिया। फ़र्ज़ करें ये हमने एक कॉइल रखी और यहाँ हमने बार मैग्नेट रखा। इस बार मैग्नेट से लाइंस ऑफ फोर्स जब इसमें से गुजरेंगी, हमने कहा फ्लक्स, अब जब बढ़ रही होंगी, ज़्यादा जा रही होंगी, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉइल, जो ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें भी कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, इसके बावजूद इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा इसको कहेंगे इंड्यूस्ड करंट, और इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको कहेंगे इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो ये जो प्रिंसिपल, ये जो है हमारे पास फिनोमिना, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि एक कॉइल में करंट के चेंज होने से, जो प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का पैदा हो जाना, इंड्यूस्ड वोल्टेज का पैदा हो जाना, दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब आप लोगों ने फैराडेज़ लॉ पढ़ा था। फैराडेज़ लॉ क्या था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स,
ये n है नंबर ऑफ़ टर्न्स, जैसे यहाँ हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा सारे लिए हुए हैं, एक भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ हमने ज़्यादा लिए हुए तो n हमने लगाया हुआ है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ हमने n नंबर ऑफ़ टर्न्स के लिए लगाया हुआ। ये नेगेटिव साइन लेंज़ेज़ लॉ के जो कि बता रहा था कि ये जो इसमें करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा इस काज को अपोज करेगी जिसने इसको प्रोड्यूस किया है। तो ये नेगेटिव साइन लेंसेज लॉ में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ हम देखेंगे फ्लक्स फाई और सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स का चेंज होना है। सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है, इसलिए हमने फ्लक्स सेकेंडरी फ्लक्स लिखा हुआ है। ये हमने इसको एन एस फाई एस, ठीक है, एन एस फाई एस से डिनोट कर दिया क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में ही इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो एन एस फाई एस, सिर्फ फाई की जगह हमने एन फाई लगाया, तो फाई एस की जगह एन एस फाई एस। अब यहाँ जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इसमें करंट, जितना करंट इसमें ज़्यादा होगा इसमें फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें जितना करंट होगा उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्स इसमें भी आएंगी। अगर ज़्यादा करंट है तो ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स, अगर कम करंट है तो कम लाइंस ऑफ फोर्स या कम फ्लक्स इसमें से पास होगा। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी में जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट इन दी प्राइमरी में करंट कम होगा तो सेकेंडरी में फ्लक्स भी कम होगा। कम लाइंस ऑफ फोर्स सिर्फ यहाँ तक पहुँचेंगी, आगे तक नहीं जा रही होंगी। अगर इसमें करंट बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हुआ तो लाइंस ज़्यादा आगे तक जाएंगी। तो करंट ज़्यादा होगा प्राइमरी में तो सेकेंडरी में फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। इसको हम लिख सकते हैं एन एस फाई एस इज़ इक्वल टू, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने ख़त्म किया तो इसकी जगह हमारे पास आ गया म्यूचुअल इंडक्शन एम आई पी। ये आई पी करंट इन द प्राइमरी, ठीक है, ये फ्लक्स इन द सेकेंडरी है और ये एन एस नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी ये हैं। आगे हम देखेंगे ये जो हमने एम लिखा है ना, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। अब ये देखें म्यूचुअल इंडक्शन जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है, ये जो दो कॉइल्स हमने लगाई थी, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, इनके अब ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है। दूसरे किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो कॉइल्स हैं इनका एरिया कैसा है, वायर्स क्या, इन जो हमने वायर यूज़ किए हैं जो लपेटी हुई है ऊपर, वो जो है वो उसका एरिया जो था, मोटी वाली थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा था ये वाला, या बारीक थी जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। हाउ क्लोज दे आर, कितनी वो ज़्यादा, दोनों एक दूसरे के, प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे के कितनी ज़्यादा नज़दीक हैं। जितनी ज़्यादा नज़दीक होंगी उतना ही फ्लक्स में चेंज भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। और चौथा ये है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। कोर मटेरियल की नेचर कैसी है, किस मटेरियल का बना हुआ, वो जिसके ऊपर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स लपेटी हुई हैं उसका जो नीचे मटेरियल है वो कैसा है। इन चार चीज़ों पे बच्चों ये डिपेंड करता है एम म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब वही फैराडेज लॉ हम लिखेंगे। फैराडेज लॉ हमने लिखा ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस और डेल फाई एस डिवाइडेड बाय डेल टी। ये है चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स डेल, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये देखें यहाँ हमने बाहर निकाल दिया, लिख दिया एन एस फाई एस डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। अब ये देखें, अब हमने आगे पीछे ये भी प्रूफ किया है कि एन एस फाई एस, ये वाला एन एस फाई एस किसके इक्वल है, एम आई पी के इक्वल है। अभी पीछे हमने पढ़ा है ना, एम आई पी के इक्वल है। अभी आप लोगों ने देखा भी था, ये देखें यहाँ हमने पढ़ा था ये एम आई पी के इक्वल है। ये देखें एम, आखिरी इक्वेशन एन एस फाई एस एम आई पी के इक्वल है। तो वही वाली वैल्यू जो है ना एम आई पी, ये म्यूचुअल इंडक्शन और करंट इन द प्राइमरी, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये देखें ये हमने इक्वेशन यहाँ पुट कर दी और जब हमने ये यहाँ पुट की तो अब ये देखें अब ये वाली इस जगह पे वन इक्वेशन ये है, इस जगह पे हम ये वाली वैल्यू एन एस फाई एस की वाली वैल्यू लगाएंगे एम आई पी। तो ये देखें यहाँ हमने लगा दिया डेल और एम आई पी, इसकी जगह एम आई पी हमने लगा दिया, बाकी वही इक्वेशन है हमारे पास। अब ये देखें डेल जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये चेंज नहीं हो रही। क्यों चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ना उसका नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हुए हैं, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ है, ना हमने उनको एक दूसरे से दूर हटाया, दोनों एक दूसरे के पास जहाँ पहले पड़े थे वहीं पड़े हुए हैं, और नेचर ऑफ कोर मटेरियल भी हमने चेंज नहीं की। तो तब ये जो है सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, इसमें करंट चेंज हो रहा है, क्योंकि रियो स्टेट से हम
रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो करंट चेंज हो रहा है, तो सिर्फ करंट हमने लिखा है कि करंट में चेंज आ रहा है, तो डेल आई पी डिवाइडेड बाई डेल टी। ठीक है, अब ये देखें हमने लिखा एम डेल आई पी डिवाइडेड बाई डेल टी। तो यहाँ से ये म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि हम पढ़ इसको रहे हैं तो हमने इसको डिफाइन करना है। तो एम किसके इक्वल आ गया, ई एस डिवाइडेड बाय, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर नीचे आ जाएगा, डेल आई पी डिवाइडेड बाय डेल टी। तो ये है, दिस इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसके यूनिट्स होते हैं हेनरी। एक साइंटिस्ट था जोसेफ हेनरी, इसके नाम पे ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है इसके यूनिट्स भी हमने जो है वो हेनरी इसके यूनिट्स हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन जो है, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि म्यूचुअल इंडक्शन एम किसके इक्वल है, ई एस डिवाइडेड बाय डेल आई पी डिवाइडेड बाय डेल टी, ये है ना। तो ये किस चीज़ की रेशो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी, इन दोनों की रेशो है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी, इन दोनों की रेशो जो है उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब हम म्यूचुअल इंडक्शन को तो हमने डिफाइन कर लिया कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो क्या है, कि इट इज़ द रेशो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसके यूनिट्स हैं हेनरी, तो 1 हेनरी, ठीक है। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट इसके यूनिट्स होते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज के यूनिट्स होते हैं वोल्ट, डिवाइडेड बाय डेल आई पी डिवाइडेड बाय डेल टी। आई पी करंट के यूनिट्स होते हैं 1 एम्पेयर और डेल टी 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब हम इस यहाँ से 1 हेनरी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 हेनरी को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, आप 1 हेनरी को डिफाइन करेंगे कि 1 हेनरी इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स, क्योंकि हमने म्यूचुअल का है ना, तो दो पेयर्स, एक पेयर, 2 वायर्स, 2 कॉइल्स या एक पेयर, इज 1 हेनरी is a mutual induction of a pair of coil in which the rate of change of current is 1 ampere per second and this change in current of 1 ampere per second induced an EMF of 1 volt in the secondary, then self induction म्यूचुअल इंडक्शन विल बी 1 हेनरी। तो 1 हेनरी कब म्यूचुअल इंडक्शन होगी, जब 1 एम्पेयर पर सेकंड जो करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है पैदा हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि उन कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो 1 हेनरी है। बच्चों बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है।